आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 11 की इकाई 6 से ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको तंत्र, परिवेश, तंत्र कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में आपको जानकारी दी थी। आज हम बात करेंगे ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की। आप जानते हैं ब्रह्मांड में जितने भी प्रक्रम होते हैं उन प्रक्रमों में ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है, और यह आप जानते हैं कि ऊर्जा को हम न तो उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं, केवल उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जब एक प्रकार की ऊर्जा विलुप्त होती है तो उतनी ही मात्रा में दूसरे प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो यही जो नियम है वो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहलाता है। इस नियम को हम ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं, और विभिन्न रूपों में, विभिन्न कथनों के रूप में हम इस नियम को लिख सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। या हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा सदैव स्थिर रहती है। या हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी मशीन बनाना, एक ऐसी शाश्वत मशीन बनाना पॉसिबल ही नहीं है जो बिना किसी ऊर्जा के काम करती हो। तो आप ऊष्मागतिकी के जो प्रथम नियम को विभिन्न कथनों के द्वारा लिख सकते हैं और विभिन्न प्रकार से उसको लिख सकते हैं, कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके गणितीय प्रतिरूपण की, कि किस तरीके से मैथमेटिकल फॉर्म में हम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को किस प्रकार लिख सकते हैं। अब उस कॉन्सेप्ट में जाने के लिए पहले आपको एक टर्म आना जरूरी है, एक पद, इसकी जानकारी आपको होना जरूरी है। वो है आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी। आंतरिक ऊर्जा जिसको हम यू से दिखाते हैं, क्या चीज होती है? किसी पदार्थ में उसकी विभिन्न मात्राओं में उसमें ऊर्जा संग्रहित रहती है। जैसे हम कह सकते हैं उसकी वाइब्रेशनल एनर्जी, घूर्णन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा, रोटेशनल एनर्जी। तो विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं उसमें संरक्षित हो सकती हैं। तो उन सभी ऊर्जाओं के योग को हम अगर परिभाषा कहें तो आंतरिक ऊर्जा की परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं, किसी पदार्थ की किसी निश्चित दिशा में और उसकी एक निश्चित मात्रा से संबद्ध समस्त ऊर्जाओं का योग उसकी आंतरिक ऊर्जा कहलाता है। समझ में आ गया? जितनी भी ऊर्जाएं उससे संबंध है, उससे जुड़ी हुई हैं, चाहे वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी हो, वाइब्रेशनल एनर्जी हो, रोटेशनल एनर्जी हो, तो डिफरेंट टाइप्स की जितनी भी एनर्जीज हैं उन सब का योग, उन सब का सम उसकी आंतरिक ऊर्जा कहलाता है। और जो आंतरिक ऊर्जा है वो एक अवस्था फलन है। अवस्था फलन का मतलब वो एक अवस्था पर डिपेंड करती है, ये डिपेंड नहीं करती कि उसको किस तरीके से एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया गया है। तो अगर हम इसकी बात करें कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, तो आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है हम उसको डेल्टा यू से दिखाते हैं। तो डेल्टा यू इक्वल टू U2 माइनस U1, जहां पर U1 प्रारंभिक अवस्था में उसकी आंतरिक ऊर्जा है और U2 अंतिम अवस्था में आंतरिक ऊर्जा है, और डेल्टा U क्या है? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। अगर हम एक रासायनिक समीकरण में देखें तो रासायनिक समीकरण में आप जानते हैं कि अभिकारक अभिक्रिया करने के पश्चात उत्पाद बनाते हैं। तो अगर रासायनिक समीकरण के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि रासायनिक समीकरण में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन इक्वल टू यूपी माइनस यूआर, यानी उत्पाद की आंतरिक ऊर्जा माइनस अभिकारकों की आंतरिक ऊर्जा। इन दोनों का अंतर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कहलाता है। तो ये कॉन्सेप्ट जब आपको क्लियर हो जाएगा, अब हम इसके ऊष्मागतिकी के गणितीय निरूपण में चलते हैं। होता क्या है, हम किसी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा को विभिन्न प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि हम किसी तंत्र की आंतरिक ऊर्जा को विभिन्न प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे? तंत्र को ऊष्मा प्रदान करके हम उसको एनर्जी दे दें, या फिर तंत्र से ऊष्मा लेकर। दूसरा तरीका यह है कि हम तंत्र के द्वारा कार्य करवाएं, या तंत्र कोई कार्य करे, या फिर तंत्र पर कार्य हो। तो इन चार प्रकार से हम एक तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन
कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो सपोज करिए, मान लेते हैं कि माना किसी विशिष्ट दशा में किसी तंत्र की एक विशिष्ट मात्रा के पास जो उसकी आंतरिक ऊर्जा है वो है U1। ये उसकी प्रारंभिक अवस्था में मात्रा है, आंतरिक ऊर्जा की मात्रा है। अब हम मानते हैं कि हमने इस तंत्र को Q ऊष्मा प्रदान की, हमने इसको Q ऊष्मा दे दी। तो उस कंडीशन के बाद हमने इसको जब हमने Q ऊष्मा प्रदान की तो इसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़कर U1 प्लस Q हो गई। यहां पर U1 इसकी आंतरिक ऊर्जा है और Q इसको प्रदान की गई ऊष्मा है। अब मान लेते हैं कि हमने तंत्र पर W कार्य और किया, तो हमने इसमें W कार्य और किया तो इसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़कर अब U1 प्लस Q प्लस W हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसकी अंतिम आंतरिक ऊर्जा है वो हो गई U2 इक्वल टू U1 प्लस Q प्लस W। यानी अंतिम अवस्था में उसकी आंतरिक ऊर्जा प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा प्लस उसको दी गई ऊष्मा प्लस उसमें दिए गए कार्य के बराबर हो गई है। अगर हम इसको U2 माइनस U1 बनाएं, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन बराबर Q प्लस W, हम इसको कहते हैं कि डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। तो यह जो समीकरण है, जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और ऊष्मा, दी गई ऊष्मा और किए गए कार्य, तंत्र पर किए गए कार्य के संबंध को दर्शाती है। इस समीकरण को ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय निरूपण कहते हैं। क्लियर हो गया? देखिए कैसे, मैंने आपको बताया कि U1 उसकी प्रारंभिक, उस तंत्र की प्रारंभिक अवस्था में आंतरिक ऊर्जा थी, हमने उसको Q ऊष्मा प्रदान की तो उसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़कर Q1 प्लस U1 प्लस Q हो गई। फिर हमने उस पर W कार्य किया तो उसकी अंतिम आंतरिक ऊर्जा जिसको हमने U2 से दिखाया है, तो U2 कितना हो गया? U1 प्लस Q प्लस W। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, जैसे मैंने इससे पहले बताया कि अंतिम अवस्था में आंतरिक ऊर्जा माइनस प्रथम अवस्था में आंतरिक ऊर्जा बराबर Q प्लस W। तो हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा U बराबर Q प्लस W। तो इसे ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय निरूपण कहते हैं। जिसके तो इस नियम की सहायता से हम आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, ऊष्मा और किए गए कार्य के मध्य संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित जो आंकिक प्रश्न है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।